ने वहाँ पे वो ट्रांसपोर्टेशन देखा था हम लोगों ने, और उसमें हार्ट के बारे में चीज़ें पढ़ी थी। हार्ट का स्ट्रक्चर देखा था, फिर उसमें कैसे हार्ट पंपिंग का काम करता है, जॉइंट सिस्टोल। तो यहाँ पे फंक्शनिंग पहले देख लेते हैं। हार्ट के अंदर जो पेस मेकिंग का काम कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता था, जॉइंट डायस्टोल होता था। सबसे पहले क्या होता था, जॉइंट डायस्टोल, यानी कि हार्ट के चारों चैम्बर क्या होते थे, रिलैक्स पोजीशन में। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, बोलो। एट्रियम क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट होता था। क्या होता था, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता था। इसको हम कहते थे एट्रियम सिस्टोल। क्या कहते थे इसको, एट्रियम सिस्टोल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता था, इसके बाद एट्रियम का डायस्टोल होता था। एट्रियम डायस्टोल, डायस्टोल, और इसके साथ क्या होता था, वेंट्रिकल सिस्टोल होता था। मतलब एट्रियम जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रिलैक्स होता था, और उसके साथ साथ क्या होता था, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट होता था। ठीक है, इसके बाद क्या होता था, बोलो। वेंट्रिकल डायस्टोल। ठीक है, और फिर हम लोग कहाँ पहुँच जाते थे, इसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल के जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पे पहुँच जाते थे। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट में जो उसके वॉल्स या हार्ट के जो चेम्बर जो फंक्शनिंग करते थे, कैसे क्या करते थे, वो हमने देखा था। अब देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड कैसे होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होता है, वेना कवा feels blood in, कहाँ पे, बोलो, कहाँ पे ब्लड फील करता है, राइट एट्रियम। कहाँ पे, राइट एट्रियम। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद राइट एट्रियम से वो ब्लड कहाँ पे जाता था, बोलो। ब्लड फील्स, या ऐसे सीधे हम फ्लो लिखते हैं, राइट एट्रियम से कहाँ जाता था, बोलो, राइट वेंट्रिकलम में, राइट वेंट्रिकल में। और राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता था, बोलो, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाता था, लंग्स के अंदर। ठीक है, और लंग्स से कहाँ जाता था फिर, पल्मोनरी वेन के अंदर। कहाँ जाता था, पल्मोनरी वेन के अंदर। और फिर यहाँ से कहाँ जाता था, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, और फिर वहाँ से कहाँ जाता था, लेफ्ट वेंट्रिकल। और फिर यहाँ से कहाँ जाता था, एवर्टा के अंदर। कहाँ पे जाता था, एवर्टा के अंदर। और एवर्टा क्या करती थी, ब्लड को बॉडी के अंदर सप्लाई करती थी। ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यू। तो ऐसा कुछ पाथ था ब्लड का मूवमेंट का, या ब्लड के फ्लो का। ठीक है, ध्यान से देखो। वेना के बाद जो ब्लड यहाँ पे लेके आती थी, अब हमको लिखना है नेचर ऑफ ब्लड। वेना के बाद जो राइट एट्रियम में ब्लड फील करती थी, वो क्या होता था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड होता था, डीऑक्सीजन, क्योंकि पूरे बॉडी से कलेक्ट करके लेके आती थी। तो कौन सा ब्लड होता था, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था और ऑक्सीजन नहीं था। ठीक है, फिर ये कहाँ मूव करता है, राइट एट्रियम में। अभी भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड। फिर यहाँ से कहाँ मूव करता है, पल्मोनरी आर्टरियम में। ये भी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड है। अभी क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ से जब ये लंग्स के अंदर जाता है, तो लंग्स के अंदर ब्लड जाता कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ से रिलीज कौन सा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अब यहाँ कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा।
और ऐसे ब्लड कहाँ चली जाती है, पूरी सप्लाई हो जाती है आगे चल के फील होकर, ठीक है। तो नेचर तुम्हें जानना है। अब जैसे वो तुमसे पूछ लें कि ब्लड का या हार्ट का या पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हिस्सा बताइए जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो किस में फ्लो करता है, वेना केवा के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर, राइट वेंट्रिकुलर के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। ये क्या ब्लड फ्लो करता था इसमें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें फिर पूछेंगे अगर कौन से में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता था, तो पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर, एवर्टा एंड पूरी बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं उनके पास। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको ये ब्लड फ्लो का जो पूरा फ्लो चार्ट है वो आपके सामने है, इसको नोट करिए। इससे क्लियरिटी रहेगी कि कहाँ पे कौन सा ब्लड फ्लो करता है या ब्लड किस पे किसके बाद कहाँ पे जाता है। साउंड के बारे में तुम्हें बता रखा था कि कौन कौन सा साउंड कहाँ पे निकलता है। लब एंड डब, लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड बॉल होता है। और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब सेमी लूनर बॉल क्लोज होता है। देखो यहाँ पे तुम्हें ये भी याद रखना है कि उसके ओपनिंग या क्लोजिंग के टाइम पे, जब बंद होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, बंद होता है तभी साउंड प्रोड्यूस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको। यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिख सकते हो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल ओपन, ठीक है। इसके बाद यहाँ क्या लिख सकते हो, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल क्या होता है, क्लोज। कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होता है, क्लोज। और फिर क्या होता है, सेमी लूनर वॉल ओपन, ठीक है। और यहाँ क्या लिख सकते हो, सेमी लूनर वॉल क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ कौन सा साउंड रिलीज होगा, डब। और यहाँ कौन सा साउंड रिलीज होगा, लब, ठीक है। तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही समझ में बात, लास्ट आया समझ में, मिटा दें इसको। चलो अब हमको पढ़ना है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो है वो तो मैं पढ़ा चुका हूँ इसी में, लेकिन फिर भी ब्लड वेसल्स पे बेस्ड एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में कि जो आर्टरी होती है और वेन होता है उन दोनों में डिफरेंस क्या है, आर्टरी और वेन के अंदर जो ब्लड वेसल्स है उनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स, कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। तीन टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, कौन कौन से, पहला होता है आर्टरी, दूसरा होता है वेन एंड तीसरा होता है क्या, कैपिलरी। तीसरा क्या होता है, कैपिलरी। बात समझ में आ गई, तीसरा होता है कैपिलरी। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो भी ब्लड वेसल ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएगी, हार्ट से दूर लेके जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। जो भी ब्लड वेसल ब्लड को अवे फ्रॉम हार्ट लेके जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, आर्टरी कहेंगे। और ब्लड वेसल, जो भी ब्लड वेसल जो टुवार्ड्स हार्ट लेके आएगी, कहाँ पे लेके आएगी, टुवार्ड्स हार्ट ब्लड को लेके जाएगी, उसको क्या कहेंगे, वेन कहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ गई। कैपिलरी जो होती है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, कहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, पहली बात तो लंग्स के अंदर और दूसरी बात बॉडी टिश्यू के पास। तो देखो ध्यान से,
इधर से ध्यान से देखना कैपिलरी क्या होती है। इधर से ये मान लो क्या जा रहा है हमारा, आर्टरी जा रहा है। क्या जा रहा है, आर्टरी। ठीक है, यहाँ पे मान लो ये एल्वियोलाई है। ठीक है, ये मान लो एल्वियोलाई है, बहुत ढेर सारा एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी आगे जाके बहुत ढेर सारे पतले पतले ट्यूब में डिवाइड होगी। ठीक है, बहुत ढेर सारे पतले पतले ट्यूब में डिवाइड होगी, और ये ढेर सारा ट्यूब हर एक किसके पास जाएगा, वहाँ पे या तो टिश्यू के पास या तो एल्वियोलाई के पास। बात समझ में आ गई। हर एक, जैसे मान लो एक एल्वियोलाई ये था, तो इधर से एक कैपिलरी, एक पतला ट्यूब निकल के आया। एक एल्वियोलाई ये था, इधर से एक पतला ट्यूब निकल के आया। एक एल्वियोलाई ये था, इधर से पतला ट्यूब निकल के ऐसे आया। ठीक है, और ये ट्यूब आ कहाँ से लगा है, टोटल एक जो हमारा ब्लड वेसल इधर से जा रहा था वही डिवाइड हो के पतला पतला ट्यूब बना रहे हैं। ठीक है, और फिर आगे जाके यही सब फिर से आपस में मिलके, आगे जाके यही सब फिर आपस में मिलके क्या बना देते हैं, वेन बना देते हैं। क्या बना देते हैं, वेन। तो कैपिलरी जो होती है वो लंग्स के अंदर, बॉडी टिश्यू के अंदर पतले पतले फाइन ब्रांचेज ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं जो आर्टरी को किससे जोड़ते हैं, वेन से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं, आर्टरी से, वेन से। अब मान लो कि यहाँ से आर्टरी ब्लड लेके गई ऐसे, ठीक है, यहाँ गैसेस एक्सचेंज हुआ, गैसेस एक्सचेंज के बाद से फिर यही ब्लड किधर चले गए, इधर किस में चले गए, वेन में, और फिर ब्लड कहाँ चला जाएगा, हार्ट के अंदर। क्लियर है। और ये या तो बॉडी टिश्यू मान के चलो या फिर लंग्स मान के चलो, दोनों जगह यही चीजें होती हैं। तो कैपिलरी क्या होती है, कैपिलरी देखो बेसिकली कैपिलरी क्या होती है कि जब आर्टरी बहुत फाइन ब्रांचेज में, बहुत पतले पतले ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में डिवाइड हो जाए टू फॉर द गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज के लिए, क्योंकि पतले पतले ट्यूब के फॉर्म में डिवाइड होगी तभी टिश्यू के हर सेल के पास पहुंच पाएगी, पतले पतले ट्यूब में डिवाइड होगी तभी लंग्स के हर एक एल्वियोलाई के पास पहुंच पाएगी। तो पतले पतले जो फाइन ब्रांचेज में डिवाइड होती है उसी ब्रांचेज को हम क्या कहते हैं, कैपिलरी कहते हैं। फिर यही कैपिलरी आगे जाके एक आपस में मिल के कुमुलेट होकर आपस में मर्ज होकर क्या बनाती हैं, वेन बनाती हैं। क्लियर है। तो कैपिलरी समझ में आई, कैपिलरी क्या होती है। वेन समझ में आया, जो ब्लड को हार्ट से अवे लेके जाए ऐसा ट्यूब क्या कहेंगे, उसको वेन कहेंगे। आर्टरी क्या होती है, जो ब्लड को हार्ट के टुवार्ड्स लेके आए उसको आर्टरी कहते हैं। नोट करो, फिर आगे हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे। हो गया, मिटाएं इसको सब। अभी देखो एक क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि राइट 3.4.5 पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वेन एंड आर्टरी। आर्टरी और वेन के अंदर डिफरेंस बताइए। तो मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखूंगा भी और उसको हम लोग समझेंगे भी, एक साथ करेंगे दोनों चीजें। इधर लिख लेते हैं आर्टरी और इधर लिख लेते हैं वेन। ठीक है, पहला डिफरेंस दोनों के अंदर, पहला डिफरेंस इनके डेफिनेशन से आएगा। क्या आएगा, आर्टरी टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। पहला जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा वो आर्टरी हार्ट से दूर लेके जाती है ब्लड को। ठीक है,
वेन टेक्स ब्लड इनटू द हार्ट, हार्ट के अंदर ब्लड को लेके जाता। पहला पॉइंट डिफरेंस, ये तुम्हें तो समझ में आता है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट, द प्रेशर एंड स्पीड ऑफ ब्लड in artery is much higher. The pressure and speed of blood in vein is much lower. दोनों बातें समझना। आर्टरी के अंदर ब्लड तब गया, देखो ध्यान से, पहले आर्टरी के अंदर ब्लड तब गया जब हार्ट ने उसको क्या किया, पंप किया। हार्ट ने क्या किया, पंप किया। तो जब भी कभी पंपिंग के बाद कोई ब्लड किसी वेसल्स में जाएगा तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर स्पीड ज्यादा है और लिक्विड है, उसका स्पीड ज्यादा है, किसी ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जैसे समझो यहाँ पे ये ट्यूब है, इस ट्यूब में अगर कोई फ्लूइड यहाँ से भर रहा है, ऐसे फ्लूइड मूव कर रहा है, तो इसके इस ट्यूब के वॉल्स पे भी क्या होगा, इसका प्रेशर ज्यादा होगा। देखा है ना, इरिगेशन देखा है पंपिंग सेट से, देखा है ना। तो वहां से जब पाइप से जब हम पंपिंग सेट से इरिगेशन करते हैं तो जितना ज्यादा हार्ट के करीब रहोगे, पाइप के पास, पाइप के सरफेस पे जो प्रेशर होता है वो उतना ज्यादा रहता है। तो क्यों, क्योंकि स्पीड वहां पे पंप के पास ज्यादा रहता है। तो जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा स्पीड, किसमें, ब्लड, आर्टरी के ब्लड में। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड, हार्ट ने ब्लड को कहाँ पंप किया है, आर्टरी के अंदर। अभी वेन के अंदर क्या है कि वो पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रहा है, तो वहां तो कोई पंप किया नहीं, किसी ने पंप तो किया नहीं कि भाई पंप करके ब्लड को वेन में डाल दे और वेन उसको हार्ट के पास लेके जा रहा है। तो वहां पंपिंग नहीं होता है, इसलिए उसका स्पीड एंड प्रेशर क्या होता है, कम होता है। क्लियर है, फर्स्ट समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट इसी पे बेस्ड पॉइंट है, द वॉल ऑफ artery is thick and lumen is narrow। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहां देखो, द वॉल ऑफ वेन is thin and the lumen is broad। चलो इस बात का मतलब समझना, यहां पे लिखा था वॉल ऑफ आर्टरी इज थिक एंड द ल्यूमेन इज नैरो। पहली बात देखो, ये जो आर्टरी की वॉल है, जिससे उस वॉल, जो आर्टरी का जो लेयर है, जो आर्टरी जिस वॉल से बनी है, उस आर्टरी का वॉल होता है, वो क्या होता है, थिक होता है। क्यों थिक होता है, क्योंकि उस वॉल पे प्रेशर ज्यादा होता है, और इस ज्यादा प्रेशर को सहने के लिए वॉल जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, थिक होना चाहिए। क्लियर है। दूसरी बात, ल्यूमेन इज नैरो। ल्यूमेन क्या होता है, ये ट्यूब है, तो ट्यूब का जो उसके अंदर जो स्पेस है, ट्यूब वाला स्पेस, जैसे समझो अगर ये इसको ट्यूब मानते हो तो ये वाला स्पेस जहां से लिक्विड फ्लो करेगा, ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम क्या कहते हैं, ल्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ल्यूमेन। तो ल्यूमेन इज नैरो। ल्यूमेन नैरो क्यों होता है, क्योंकि देखो अगर बहुत ब्रॉड कर देंगे तो हार्ट कितना भी तेजी से ब्लड पंप करेगा, कितना भी फोर्स लगा के पंप करेगा, जब बहुत चौड़ा रहेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लेकिन बहुत पतला रहेगा तो स्पीड क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे आर्टरी की वॉल मोटी इसलिए होती है क्योंकि प्रेशर को वो सह सके, और नैरो ल्यूमेन इसलिए होता है ताकि स्पीड क्या रह सके, मेंटेन रह सके। इसके जस्ट रिवर्स, यहाँ पे प्रेशर कम होता है इसलिए वॉल क्या होता है, थीन होता है। यहाँ उधर से ब्लड कलेक्ट करके लेके आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड कलेक्ट करके लेके आना है, तो इसलिए ल्यूमेन क्या होता है, ब्रॉड होता है। वहाँ ऐसे ही स्पीड कम होती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट देखो यहाँ पे,
the artery do not have valve in its lumen. The vein have valve in its lumen to prevent backflow. ध्यान से समझना। देखो यहां जो आर्टरी होती है, इस आर्टरी के अंदर कोई वॉल नहीं होता, ये कंटिन्यूअस लेयर होता है, इसके अंदर कहीं पे कोई बैरिकेडिंग नहीं होता, कहीं पे कोई वॉल नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो इसका स्पीड ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, तो इसमें फिर से बैक फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं है। पहली बात, हार्ट यहाँ है, यहाँ से अगर ब्लड नीचे के पार्ट में जा रहा है तो ग्रेविटी है, तो वहां से बैक फ्लो का चांस ही नहीं है। स्पीड ज्यादा है इसलिए वो पीछे बैक फ्लो कर नहीं सकता। तो यहां जब बैक फ्लो का कोई चांस नहीं है तो बीच में कोई बैरिकेडिंग लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे क्या होता है, वेन के अंदर एक तो ब्लड नीचे से ऊपर लेके आ रहा है, तो उसके बैक फ्लो का चांस वहां पे ज्यादा होता है। ऊपर से स्पीड कम है, प्रेशर कम है, तो बैक फ्लो का चांस और ज्यादा, क्या होता है, और ज्यादा होता है। तो इसीलिए जब वेन को देखोगे तो मान लो ये वेन, अगर ब्लड का फ्लो का डायरेक्शन ऐसे होता है तो इसमें ऐसे कुछ सेप्टा लगे होते हैं, तो इधर से ब्लड जाएगा तो इजीली ऊपर चला जाएगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे होना चाहेगा तो ये तुरंत क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे उसके अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं जो उसके बैक फ्लो को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बैक फ्लो का चांस इसमें क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड का जो स्पीड है वो कम होता है, प्रेशर कम होता है। क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट, artery carry oxygenated blood except pulmonary artery which carry what? Deoxygenated blood। ठीक है? यहां पे वेन के केस में क्या लिखेंगे कि ये क्या कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड blood except pulmonary vein। आगे बात समझ में? बोलो, क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर कभी भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो लिख लोगे, नोट करो फटाफट, फिर आगे देख। चीजें डिफरेंस समझ में आया है? बंद करो। मिटा दे इसको। चलो, तो हमारा ब्लड वेसल खत्म हो चुका है, यहाँ पे सिलेबस और हार्ट भी हमने पढ़ लिया है, यानी कि हमने अभी तक टोटल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है। ब्लड क्लॉटिंग एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो भी हमने पढ़ा। अभी हम लोग को पढ़ना है ब्लड प्रेशर। क्या पढ़ना है? ब्लड प्रेशर।
चलो ठीक है, देखो इधर ब्लड प्रेशर। देखो ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है? ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट ये है कि जो वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, वो ब्लड उस पर्टिकुलर ब्लड वेसल के वॉल पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है। तो मैंने लिखवाया था ना कि प्रेशर एंड स्पीड आर लो या प्रेशर एंड स्पीड आर हाई। तो जो ब्लड फ्लो कर रहा है वेसल के अंदर, वो पर्टिकुलर वेसल के वॉल पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है या कितना प्रेशर वहां पे उस ब्लड के फ्लो की वजह से उस पे आ रहा है, दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज व्हाट? ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर, वो प्रेशर जो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहे हैं, वो उस वेसल के वॉल पे अप्लाई करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। देखो ब्लड प्रेशर जो होता है वो उसका जब मेजरमेंट करते हैं, बीपी का जब मेजरमेंट करते हैं, तो उसके दो हमको वहाँ पे उसके दो मेजरमेंट लेने पड़ते हैं। क्या? दो रीडिंग लेनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो हार्ट जो है वो दो काम करता है। सुनो ध्यान से, जब हार्ट से ब्लड रिलीज हो रहा है, ऐसे रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो हमको प्रेशर जब मेजर करना है तो आर्टरी का प्रेशर मेजर करते हैं। किसका प्रेशर करते हैं? आर्टरी का। तो देखो ध्यान से, आर्टरी के अंदर प्रेशर दो तरह का हो जाएगा। कैसे? एक, जब ये तुमने जब ऐसे पढ़ा था, चलो ये ड्रॉ करके बताते हैं, ये ऐसे पढ़ा था, ऐसे पढ़ा था ना, यहाँ से एवर्टा निकलता था, इसी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसी का प्रेशर हमको मेजर करना है। तो एक बार जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तब प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होगा तो स्पीड ज्यादा होगा, फोर्स ज्यादा होगा, तो एक बार प्रेशर वो मेजर करेंगे। दूसरा, जब ये रिलैक्स होगा यानी जब डायस्टोलिक फेज में होगा तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो भाई हमको, अगर हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं तो हमको दोनों प्रेशर देखना है ना। प्रेशर तो हमको दोनों देखना है कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है, और जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो उस टाइम पे कितना प्रेशर जनरेट कर रहा है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो इस दोनों तरह के प्रेशर को हमको क्या करना पड़ता है? मेजर करना पड़ता है। देखो, एक प्रेशर तब मेजर करते हैं जब हमारा वेंट्रिकल क्या होता है? सिस्टोल होता है। वेंट्रिकल क्या होता है? सिस्टोल। जब वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल होता है तो उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। यानी कि जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइम का जो प्रेशर मेजर करेंगे उस प्रेशर को क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। क्लियर है? दूसरा, जब हमारा वेंट्रिकल क्या होगा? डायस्टोल होगा, यानी कि रिलैक्स होगा, डायस्टोल होगा, उस टाइम का जब प्रेशर मेजर करेंगे तो उसको कहेंगे डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? अब देखो, एक यूनिट होता है mmHg। क्या होता है? mmHg। देखो, एक प्रेशर मेजर करने का एक यंत्र होता है जिसके अंदर मरकरी भरा होता है। क्या भरा होता है? मरकरी। उस मरकरी, वो जैसे मान लो कि ऐसे होगा, देखो यहाँ से ऐसे होगा, यहाँ से मान लो हमारा इसमें मरकरी भरा है। क्या भरा है? मरकरी भरा है। ठीक है, देखा होगा स्पेग्नोमाइमोमीटर, यहाँ मरकरी भरा होता है, यहाँ रीडिंग हमारी क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, और ऐसे 10, 20 ऐसे करके रीडिंग होती है। हम प्रेशर जब मेजर करते हैं तो प्रेशर कैसे मेजर करते हैं? हमको ये देखना होता है कि जिस डायस्टोल के टाइम पे जब हम प्रेशर मेजर करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे हमारा Hg इस मीटर में कितना चढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो 10 मिलीमीटर चढ़ा तो हम क्या कहेंगे? 10 mmHg। 20 चढ़ा तो 20 mmHg, 30 चढ़ा तो 30 mmHg, 40 चढ़ा तो 40 mmHg। mmHg किसका यूनिट है? प्रेशर मेजरमेंट का। किसका यूनिट है? प्रेशर मेजरमेंट का। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो mmHg वर्ड यूज करूंगा तो उसको समझ लेना। एक हेल्दी पर्सन का जो प्रेशर होता है, एक हेल्दी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर होना चाहिए वो सिस्टोलिक के टाइम पे होना चाहिए 120 mmHg। कितना होना चाहिए? 120 mmHg। और जो डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 80 mmHg। 80 mmHg अगर है तो वो पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो क्या है? क्लियर है? बात समझ में आ गई? ब्लड प्रेशर ठीक है। और देखो, कभी भी जब हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? 120 mmHg बाई 80 mmHg। यानी कि पहले प्रेशर किसका लिखते हैं? सिस्टोलिक का, फिर प्रेशर किसका लिखते हैं? डायस्टोलिक। क्लियर है? तो ये भी याद रखना। बात समझ में आ गई? चलो इसको नोट कर लो।
हो गया। एक यंत्र होता है जिस यंत्र के मदद से हम क्या मेजर करते हैं, ब्लड प्रेशर, उसका नाम होता है स्फाइग्मो मैनोमीटर। क्या नाम होता है उसका? स्फाइग्मो मैनोमीटर। ये वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से आप क्या मेजर करते हो? ब्लड प्रेशर मेजर करते हो। क्या मेजर करते हो? ब्लड प्रेशर। क्लियर है? बात समझ में आ गई? नोट कर लो। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग करके पढ़ोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हो गया? चलो, तो हमारा यहाँ पे ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, वो हमारा यहाँ पे क्या हुआ? फिनिश हो गया। अभी इसमें हम लोग को फिर से दोबारा अभी कुछ नहीं पढ़ना है। अभी इसके बाद हमको ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और हिस्सा पढ़ना है। एक और हिस्सा जो होता है, जो ह्यूमन के अंदर की मटेरियल्स का सर्कुलेशन कराता है, और उस हिस्से को हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं? लिम्फ। देखो, लिम्फ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि लिम्फ का बहुत ज़्यादा डिस्कशन तुम्हारे बुक में नहीं है। देखो सुनो, लिम्फ होता क्या है। जैसे ब्लड मान लो कहाँ पे फ्लो कर रहा है, ऐसे मान लो ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरी के अंदर, ठीक है? ब्लड आर्टरी के अंदर फ्लो कर रहा है ऐसे। तो ब्लड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होंगे? प्लाज्मा होगा, ठीक है, आरबीसी होगा, डब्ल्यूबीसी होगा, फिर प्लेटलेट्स होगा, ठीक है? प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होगा? वाटर होगा, प्रोटीन होगा, और सारे मटेरियल्स होंगे। क्लियर है? होता क्या है कि कभी कभी यहाँ से इस ब्लड वेसल से, अब ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल के बाहर यहाँ बहुत ढेर सारे सेल्स होंगे, यहाँ बहुत ढेर सारे सेल्स होंगे। अरे बोलो, क्योंकि पूरी बॉडी तो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई। तो यहाँ से क्या होता है, कभी कभी इसमें जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर आरबीसी को छोड़ के, किसको छोड़ के? आरबीसी को, आरबीसी प्लस कुछ बड़े प्रोटीन को छोड़ के, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोड़ के, जो ब्लड का बाकी हिस्सा होता है, क्या क्या बाकी हिस्सा हो गया आरबीसी और प्रोटीन को छोड़ के? प्लेटलेट्स हो गया, उसके बाद क्या हो गया? डब्ल्यूबीसी हो गया, उसके बाद क्या हो गया? कुछ वहाँ पे वाटर हो गया, प्लाज्मा में से प्रोटीन निकाल दो, वो हिस्सा हो गया। बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, बाकी मटेरियल हो गया। तो ये मटेरियल जो होते हैं, वो मटेरियल कभी कभी वहाँ ब्लड वेसल से वहाँ से रिलीज होके, डिफ्यूज होके, और ये जो सेल्स के बीच में जगह है, उस सेल्स के बीच के जगह में जाके भर जाता है, ठीक है? सेल्स के बीच के जगह को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल प्लेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस, या उसको इंटरसेलुलर स्पेस भी कह सकते हो। ध्यान से समझना, फिर से मैं बता रहा हूं। ब्लड फ्लो कर रहा था, ब्लड के अंदर से आरबीसी और कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स को छोड़ के, बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को छोड़ के, ब्लड का बाकी जो हिस्सा होता है उसमें से कुछ अमाउंट में कुछ हिस्से वहां से क्या हो जाते हैं? डिफ्यूज आउट हो जाते हैं और इंटरस्टिशियल स्पेस में इकट्ठे हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? वो जो हिस्सा जो एक्यूमुलेट हुआ था उसको हम कहते हैं लिम्फ। क्या कहते हैं उसको? लिम्फ। बात समझ में आ गई? उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ। ये जो लिम्फ होता है, ध्यान से समझो इसका फंक्शन क्या होता है। ये जो लिम्फ होता है, इस लिम्फ के अंदर हम फैट का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? फैट का। जब तुमको डाइजेशन बताया गया होगा तो डाइजेशन में तुमको ये सिखाया गया होगा कि फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फिर प्रोटीन हो, सबका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ ध्यान से देखो, मान लो ये क्या है तुम्हारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल मान लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल है, ठीक है? तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में ऐसे बहुत ढेर सारे ब्लड वेसल्स होंगे, ऐसे ढेर सारे ब्लड वेसल्स होंगे। जिस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होगा और यहाँ प्रेजेंट प्रोटीन, यहाँ प्रेजेंट क्या? कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट यहाँ से डिफ्यूज होके ब्लड के अंदर चला जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो गया। लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट जो फैट होता है, ये फैट डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाता।
ये इसी ब्लड वेसल के किनारे किनारे कुछ और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ और वेसल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं लैक्टियल। क्या कहते हैं? लैक्टियल। ये लैक्टियल जो होते हैं ये होते हैं लिम्फैटिक वेसल। क्या होते हैं ये? लिम्फैटिक वेसल, यानी ऐसे वेसल्स जिनके अंदर क्या फ्लो करता है? लिम्फ फ्लो करता है। क्या फ्लो करता है? लिम्फ। आ रही बात समझ में? पहली बात, लिम्फ क्या था? आरबीसी, जो हमारा ब्लड था उस ब्लड से आरबीसी और कुछ बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाए, बाकी मटेरियल कभी कभी ब्लड से बाहर निकल के इंटरसेलुलर स्पेस में इकट्ठा हो जाता है और वो जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फ कहते हैं। वो लिम्फ जिस वेसल में फ्लो करता है उसको हम क्या कहते हैं? लिम्फैटिक वेसल्स कहते हैं। ठीक है। और ये लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर, इस लिम्फैटिक वेसल्स में एक जो ब्रॉडर लिम्फैटिक वेसल होता है जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल कहते हैं। क्या कहते हैं? लैक्टियल। तो यहाँ से जो फैट का मॉलिक्यूल है, ये फैट का मॉलिक्यूल कहाँ चला जाता है? लैक्टियल के अंदर। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट कहाँ चला जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। आ रही बात समझ में? एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट कहाँ होता है? ब्लड वेसल्स में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट कहाँ पे होता है? लैक्टियल यानी कि लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर। बात समझ में आ गई? क्लियर है? बोलो, आ रही बात समझ में? यहाँ देखो, जो पहला तुमको फंक्शन क्या समझ में आ गया कि जो लिम्फैटिक वेसल्स होते हैं, जो लिम्फ होते हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट? फैट करते हैं। किसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं? फैट। उसके अंदर WBC होता है। किसके अंदर? लिम्फ के अंदर। तो WBC की प्रेजेंस की वजह से वो इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करेगा। वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर अगर कहीं पे कोई अनवांटेड मटेरियल्स है तो उसका डाइजेशन कौन करेगा? जो लिम्फ है वो करेगा। ठीक है। तो पूरा देखो, लिम्फ में तुमको 3-4 चीज़ें जाननी है। लिम्फ इन एक्चुअल होता क्या है? मैंने जो बताया कि ब्लड वेसल्स, जब ब्लड से अगर हम आरबीसी और कुछ बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल बना दें, निकाल दें, तो जो वो बाकी हिस्सा बचता है वो क्या बचता है? लिम्फ होता है। कभी कभी ये बाकी इससे डिफ्यूज आउट होकर कहाँ चले जाते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस या इंटरसेलुलर स्पेस में। तो क्या बन जाते हैं? लिम्फ बन जाते हैं। और लिम्फ फ्लो किस में करता है? लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर। लिम्फ किस में फ्लो करता है? लिम्फैटिक वेसल्स के अंदर। ठीक है। लिम्फैटिक वेसल जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? लैक्टियल। क्या कहते हैं? लैक्टियल। उस लैक्टियल के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन होता है? फैट का। लिम्फ के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ WBC होते हैं जो कि किसका काम करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। किसका काम करते हैं? इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का। सुनो ध्यान, ये जो लैक्टियल या जो लिम्फैटिक वेसल्स हैं, ये लिम्फैटिक, जैसे यहाँ देखो, अब देखो थोड़ा सा और क्लियर मैं बताता हूँ। ये मान लो तुम्हारा क्या था? ब्लड वेसल्स था। थोड़ा सा एक बार और थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ से लिम्फ क्या हुआ? यहाँ से लिम्फ क्या हुआ? डिफ्यूज आउट हुआ। ठीक है। और ये किस में चला गया? हमारे लिम्फैटिक वेसल में। फिर ये लिम्फैटिक वेसल कहीं ना कहीं फ्लो करते 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 फिर से जाके किस में मिल जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। किसे मिल जाता है? ब्लड वेसल्स के अंदर। तो जो कंटेंट ब्लड से निकल के लिम्फ बनाए थे वो दोबारा से फिर से आगे जाके किस में मिल जाते हैं? ब्लड के अंदर। और फिर से क्या बन जाते हैं? ब्लड बन जाते हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो ये जो लिम्फ है वो डिफ्यूज आउट मटेरियल है किसका? ब्लड का। क्लियर बात समझ में? उसके फंक्शन समझ में आए। मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फैट। उसके बाद इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? वहाँ पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है। क्लियर है बात? पूरी बात समझ में आ गई? बोलो, आ रही बात समझ में? तो ये लिम्फ होता है जो लिम्फ का काम में वो भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, कंडक्शन का काम करता है, इसलिए उसको लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में हम लोगों ने उसको पढ़ा है। बात समझ में आ गई? नोट्स में तुम्हें इसके बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और उसके बाद क्वेश्चन कर रहे हो घर पे? क्वेश्चन कर रहे हो? कल हम लोग को क्या किस पे क्वेश्चन करना है? रेस्पिरेशन पे। पढ़ के आओगे ना? रेस्पिरेशन पे कल हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे क्लास में। और ट्रांसपोर्टेशन के सीट जो होगा वो कल तुम्हें मिल जाएगी, उसको कर लेना। ट्रांसपोर्टेशन जो होगा हम लोग अगले वीक में किसी दिन पे डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? तो कोई डाउट पूरे के पूरे ट्रांसपोर्टेशन में? अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे, मतलब कल के बाद, तो हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। कैसे जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है और कैसे फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्टेशन है। क्लियर है? श्योर।